हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो जैसे कि हम अपना कवर कर रहे थे हिंदी का पोर्शन उत्तराखंड के जो आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए, तो इससे पहले लेक्चर में हमने जाना भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकारों को समझा, और आज जानेंगे हम हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ आज ये समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि हिंदी भाषा कैसे हमारी प्राचीन जो पुरानी भाषा संस्कृत थी उससे परिवर्तित होकर कैसे हिंदी बनी, हिंदी जो भाषा है हमारी उसका हिंदी नाम कैसे पड़ा, तो आज हम ये जानेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है हिंदी भाषा का विकास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके पहले लेक्चर में कि हमारी जो टोटल भाषाएं हैं करीब 3000, उनमें से हिंदी एक भाषा है, और जो विश्व में मान्यता प्राप्त हमारी टोटल भाषाएं हैं और बोलियां हैं वो 2796। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2796 भाषाएं, और इसमें 400 बोलियां हमारी क्या है, मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है ये विश्व में। और हिंदी जो है वो 3000 जो हमारी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा हिंदी भी है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो हिंदी है, जो हमारी प्राचीन जो हमारी भाषा थी, जो संस्कृत थी, उसमें से हिंदी क्या हुआ कि जब सबसे पहले प्राचीन हमारी संस्कृत बोली जाती थी तो ये उच्चारण केवल उन्हीं लोगों द्वारा की जाती थी जो शिक्षित थे, या ये कहें कि जो विद्वान थे, वही इस चीज़ को प्रोनाउंस कर पाते थे, वही उच्चारण कर पाते थे। क्योंकि जो हमारी संस्कृत थी उसमें काफ़ी जो ऐसे शब्द थे जो बहुत ज़्यादा कठिन थे, या ये कहें कि जो बोलने में थोड़ा अटपटे से थे। ठीक है, तो होता यूँ था कि जब लोगों को लगा कि हाँ उनकी सहूलियत के लिए विद्वानों को लगा कि इसको सरल भाषा में कन्वर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि इसके साथ ही जो हमारी संस्कृत थी उससे कुछ शब्दों को क्या किया कि थोड़ा सही कर दिया, या क्या कहें कि उनको थोड़ा आसान भाषा में उनको रचना कर दी। ठीक है, साथ ही देखिए ऐसा होता है कि एक छोटे जो क्षेत्र है, या एक कहें किसी क्षेत्र में जब एक भाषा बोली जाती है जिसका शुद्ध रूप है, और साथ ही अन्य जो उसके क्षेत्र के जो अन्य भाग है जहाँ पर वो भाषा शुद्ध रूप में नहीं बोली जाती, ये कहें कि वहाँ शिक्षा का अभाव है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें से कई शब्द उसमें ऐड हो जाते हैं, या ये कहें कि मिल जाते हैं, तो भाषा को एक नया रूप मिलता है, भाषा में नई बोलियां ऐड होती हैं, उनमें मिलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि एक बोली का विकास होना। ठीक है, तो एक नई बोली उनमें से एक भाषा में से उत्पन्न होती है। तो आज हम यहाँ पे वही जानने वाले हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके बाद आएगा हमारा जो हिंदी का इतिहास बतलाया जाता है वो करीब 1000 वर्ष से पूर्व का बताया जाता है। इसका इतिहास जो बताया जाता है वो 1000 वर्ष पूर्व का बताया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जो विश्व में भाषा परिवार हैं वो कुल हमारे 13 भाषा परिवार हैं, जिसमें से जो भारत में हैं वो केवल 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से भारत में मिलते हैं। ठीक है, तो 4 भाषा परिवार भारत में मिलते हैं, जिसमें क्या है, हमारे द्रविड़ है, आस्ट्रिक है, ठीक है, हमारी चीनी तिब्बती है, एक भारत प्लस यूरोपी भारोपी है। ठीक है, 4 भाषा परिवार में भारोपी परिवार, साथ ही हमारा द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती परिवार मिलते हैं। ठीक है, भारत में 4 परिवार मिलते हैं, और वैसे हमारे जो टोटल भाषा परिवार हैं वो 13 भाषा परिवार है। ठीक है, अभी भाषा परिवार भारत और यूरोपीय भारोपी कैसे है ये समझते हैं।
तो जो हमारी सबसे पहले हिंदी भाषा थी, ये हिंदी भाषा आई कहाँ से, इसके बारे में जानते हैं। तो जिसमें हमारे जो पूर्वज थे, यही कहें कि जो हमारी सबसे पहले जो आदिम लोग थे, आदिमानव के टाइम के, तो उस समय जो भाषा चलती थी, चाहे वो संकेतों के माध्यम से कहें या कहें कि वो अपने हाव भाव से जो भाषा बोलते थे, तो वो भाषा कहलाती थी हमारी आदिम भाषा। वो भाषा क्या कहलाती थी हमारी, वो भाषा कहलाती थी हमारी आदिम भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी भाषा थी, पूर्वजों द्वारा जो बोली जाती थी, वो थी आदिम भाषा। अब आदिम भाषा क्या हुई कि जब इसके पार्ट हुए, यही कहें कि जब ये लोग एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पे गए, तो नई बोलियों ने या नई भाषाओं ने जन्म लिया। ठीक है, तो इसकी जो पहली भाषा थी वो थी आर्य भाषा। ठीक है, दूसरी थी हमारी सामी भाषा, और थर्ड थी हमारी क्या, तुरानी भाषा। ठीक है, तो इसमें जो हमारी हिंदी थी वह आर्य भाषा से निकल कर आई, तो हम सिर्फ आर्य भाषा के बारे में ही जानेंगे। बाकी सामी और तुरानी भाषा इनके बारे में नहीं जानेंगे यहाँ पे, तो हम सिर्फ आर्य भाषा को ही लेके चलेंगे। तो जो आर्य भाषा थी, या ये कहें कि जो हमारी प्राचीन भाषा थी, तो आर्य भाषा जो थी वो मध्य एशिया के क्षेत्र में बोली जाती थी। कहाँ, मध्य एशिया के क्षेत्र में बोली जाती थी हमारी कौन सी, ये आर्य भाषा बोली जाती थी। ठीक है, आर्य भाषा। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने भाषा के, जब ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे गए भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो क्या हुआ कि इसमें नई नई बोलियां ऐड होने लगी, या ये कहें कि नई नई भाषाएं जन्म लेने लगी। जैसे पूर्व की तरफ गए, तो यहाँ पे ये यूरोप की तरफ गए। ध्यान दीजिएगा कि जो आर्य भाषा के लोग थे, आर्यभाषी लोग थे, वह यूरोप की तरफ गए, तो वहाँ पे नई भाषाओं का जन्म हुआ। और साथ ही जब वो ईरान से होते हुए, कहाँ से, ईरान से होते हुए, पंजाब होते हुए भारत पहुँचे, तो यहाँ पर हिंदी भाषा का जन्म हुआ। या ये कहें कि पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ, जिससे क्या आगे चलकर हिंदी भाषा हमारी बनी। अब देखिए यहाँ पे भारत और यूरोप, तो इस परिवार की भाषा क्या कहलाई, भारोपीय परिवार की भाषा। ठीक है, भारोपीय का अर्थ हुआ यहाँ पर भारत प्लस धन यूरोप। इसकी भाषा क्या कहलाई हमारी, भारोपीय परिवार की भाषा। भारत और यूरोप की जो भाषा हुई, ये भारत और ये यूरोप, इसकी जो भाषा हुई, इस परिवार की भाषा क्या कहलाई, भारोपीय परिवार की भाषा, जिसमें भारत में क्या, हिंदी का जन्म हुआ। यही कहें कि पहले संस्कृत आई हमारी जो प्राचीन भाषा थी, उसके बाद उसमें हिंदी उसका जन्म हुआ। ठीक है, तो हमने जाना आर्य भाषा क्या थी। ठीक है, अब हम जानेंगे जो हमारी भाषा थी, या ये कहें कि जो हमारी हिंदी भाषा थी, इसका नाम हिंदी ही क्यों पड़ा। ठीक है, इसका नाम हिंदी क्यों पड़ा, और साथ ही हिंदी कैसे पड़ा। तो जो हमारे हिंदी भाषा थी, या ये कहें जो हिंदी शब्द था, ये जो हिंदी शब्द था, ये कैसे आया। तो हिंदी जो शब्द है, ये हिंदी भाषा का ना होकर किसका है, फारसी शब्द है, फारसी मूल का शब्द है, का शब्द है। ठीक है, तो जब हमने जाना कि ईरान से होते हुए जब आर्यभाषी हमारे भारत में प्रवेश करे, तो होता क्या था कि जो हमारा ये कहें कि आदान प्रदान आयात निर्यात का जो हमारा क्षेत्र था, यही कहें कि जहाँ से आवागमन होता था विदेशियों का भारत में, वो था सिंधु नदी। सिंधु नदी जो हमारे उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है, वहाँ से ही हमारे भारत में जो भी विदेशी आते थे, या एक कहें जितना भी आयात निर्यात हुआ करता था, तो वह सभी कहाँ से होता था, सिंधु नदी से होता था। तो सिंधु नदी को जो ईरानी थे, वो अपनी भाषा में क्या कहते थे, फारसी जो थे, वह सिंधु नदी को क्या पुकारते थे, वह हिंदू कहा करते थे। क्या कहते थे, हिंदू कहा करते थे, मतलब हिंदू नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी को वह हिंदू कहकर पुकारते थे। अब देखिए सिंधु नदी है, तो इसका स्थल क्षेत्र क्या कहलाएगा, सिंध का क्षेत्र। वहाँ उस समय
जो सिंधु नदी थी उसका जो स्थल क्षेत्र कहलाता था वह सिंध क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, जो स्थल क्षेत्र है वह क्या कहलाएगा, सिंधु का सिंध कहलाएगा। तो वह जो सिंधु नदी है उसको हिंदू पुकारते थे और साथ ही उसके क्षेत्र को, स्थल क्षेत्र को सिंध ना कहकर हिंद पुकारते थे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि फारसी जो थे वह सिंधु नदी को सिंधु ना कहकर हिंदू करके संबोधित करते थे और वहाँ के लोग जो थे सिंध के, वो सिंधु नदी का जो स्थल क्षेत्र था उसको सिंध कहते थे और फारसी उसको सिंध ना कहकर हिंद कहते थे, क्योंकि वह स का उच्चारण ह में और ध का उच्चारण द में किया करते थे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, जब प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, ये कहें कि आवागमन ज़्यादा होने लगा, तो क्या हुआ कि हमारे जो फारसी लोग थे, जब वो इनके संबंध अच्छे होने लगे, आयात निर्यात बढ़ने लगा, तो हिंद में फारसी शब्द जो हमारा जो ईरानी शब्द, जो ईरानियों की भाषा थी फारसी, उसका प्रत्यय ई लगने पर हिंदी का क्या बन गया, हिंदी बन गया। क्या बन गया, हिंदी बन गया। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी फारसी मूल का शब्द हुआ। कैसे हुआ कि सिंधु जो नदी थी उसको फारसी हिंदू कहते थे और इसके स्थल क्षेत्र को सिंध न कहकर हिंद कहते थे, लेकिन बाद में जब उनका आवागमन ज़्यादा हुआ, या ये कहें कि आने जाने में आवागमन ज़्यादा हुआ, प्रचार प्रसार होने लगा, संबंध अच्छे होने लगे, तो वहाँ के जो फारसी लोग थे वह सिंध को जो हिंद कहते थे, तो हिंद में फारसी शब्द ई प्रत्यय लगने से जो क्या बन गया, हमारा हिंदी बन गया। तो हिंद के क्षेत्र, हिंद जो क्षेत्र है हिंद क्षेत्र कहलाया और वहाँ के लोग जो कहलाए हिंद के निवासी कहलाए और उनकी बोली क्या कहला गई, हिंदी कहलाई गई। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि हमारी हिंदी भाषा जो है इसका हिंदी नाम कैसे पड़ा। ठीक है, अब जानते हैं हम जो हमारी हिंदी भाषा आई इसमें किन किन लोगों ने या किन किन लेखकों ने अपना सहयोग दिया। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा अमीर खुसरो का नाम। अमीर खुसरो जो बलबन के दरबार में थे। ठीक है, ये कवि भी थे, ये लेखक भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक फारसी हिंदी कोश की रचना की। हिंदी कोश की रचना की जिसका नाम था खालिक बारी। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश की रचना की जिसका नाम था खालिक बारी। ठीक है, तो इसके साथ ही इन्होंने सबसे पहले भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, प्रयोग किया। तो अमीर खुसरो ही वे लेखक या कवि थे जिन्होंने भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदवी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हिंदवी 30 बार और हिंदी 5 बार इसका प्रयोग किया। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ठीक है, इसमें एक और कवि हमारे उनका नाम, लेखक का नाम जुड़ता है जिनका नाम था सरफुद्दीन। सबसे प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन ने ही किया था हिंदी शब्द का। ठीक है, सरफुद्दीन ने सबसे पहले हिंदी शब्द का उपयोग किया था और वो किया था उन्होंने अपने सरफुद्दीन के जो हिंदी शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग है किसमें मिलता है,
उनकी कृति जफरनामा में मिलता है। ठीक है, तो सरफुद्दीन ने सबसे पहले हिंदी शब्द का जो प्रयोग किया था तो वो किस में मिलता है, उनके कृति जफरनामा में मिलता है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि अमीर खुसरो ने हिंदी को उसकी रचना की हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, और साथ ही सरफुद्दीन ने एक कृति का रचना की जिसका नाम है जफरनामा, जिसमें हिंदी भाषा का सबसे पहले, हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे हमारी जो भाषा थी ये आर्य भाषा, इसको हम 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 1500 ईसा पूर्व से ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरा था हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका टाइम पीरियड था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। फिर था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय काल था 1000 ईस्वी से अब तक। तो जो हमारा ये कहेंगे जिसको हम रेफरेंस लेते हैं अपना, ठीक है, मानक लेते हैं उसको, ये ईस्वी पूर्व हुआ हमारे जो ईसा मसीह थे उनके जन्म दिवस के आधार पर जो कालों का है निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे 1500 ईसा पूर्व का अर्थ है कि जो हमारे ईसा मसीह थे उनके जन्म का जो समय है उससे 1500 वर्ष पूर्व, और साथ ही उनके जन्म से 500 ईसा पूर्व का काल जो था वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल था। ठीक है, तो हमने हिंदी में आर्य भाषा, मैंने आपको बतलाया कि जो मध्य एशिया में आर्य भाषी थे उनसे ही हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ, तो इसको ही हमने 3 कालों में बांटा है यहाँ पर। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी, इसकी जो लैंग्वेज थी या इसकी जो भाषा थी वो पूर्णतया ये कहें कि संस्कृत भाषा थी। मध्यकालीन आते आते क्या हुआ कि हम ये लोगों के बोलचाल की या ये कहें कि लोगों के समझने योग्य भाषा, यहाँ पे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट ये भाषाएं यहाँ पे आई, और साथ ही आधुनिक काल में हमारी जो भाषाएं थी हिंदी, वो उसका जन्म हुआ। ठीक है, हम इनको एक एक करके लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कैसे इसको डिवाइड किया था, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आई, इनके समापन होते होते कौन कौन सी इसमें बोलियां इसमें ऐड हुई। साथ ही हम अगले टॉपिक में हमारे जानेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में कि इसमें कौन कौन सी हमारी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन सी भाषाएं या ये कहें कि भाषाओं का जन्म हुआ, और साथ ही हम आधुनिक हमारी भारतीय आर्य भाषा में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से हिंदी की भाषाओं के काल हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि उसके अंत तक, उस काल के अंत तक इनमें कौन कौन सी बोलियां ऐड हुई, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए भारतीय आर्य भाषा का कई बार काल पूछ लेता है कि कौन से काल से कौन से काल तक, कौन से ईसा पूर्व से कौन से ईसा पूर्व तक ये हमारी भाषा रही। यहाँ पे मध्यकालीन जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है, ध्यान दीजिए कि 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, अर्थात 1000 ईस्वी मतलब जो ईसा मसीह का जन्म था, जन्म का समय था, उससे 1000 वर्ष पूर्व आगे की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये वो काल यहाँ पर था। ठीक है, तो अगला हम अब जानेंगे हमारा अगला जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको। ठीक है, तो अब जानते हैं हम अपने पर्यायवाची के शब्द को जो यहाँ पे हमारे लिखे गए हैं। यहाँ पे ये प्रीवियस पेपर से ही मैंने उठाए हैं जो पूछे गए हैं। तो कैसे पूछता है मैंने आपको बतला ही दिया, आज भी बतलाता हूँ। यहाँ पे देखिए कमल का जो हमारे पर्यायवाची शब्द है वो है कज,
पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंद्रिवर, राजीव, उत्पल। अब देखिए उत्पल कई बार पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। अरविंद, ये भी पूछता है। माँ के होंगे अम्बा, अंबिका, अम्मा, जन्नी। देखिए इसमें आपको 4 आते ही होंगे, आपने कहा शायद सुने भी हों, अम्बा, अंबिका, अम्मा और जन्नी। साथ ही धात्री और प्रसू, प्रसू और धात्री ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साथ ही चंद्र के सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु और मयंक। मयंक आपने देखा भी होगा, कई बार पूछते हैं। इंदु, ध्यान दीजिएगा इंदु है। मृगांक, अब देखिए मृग से बहुत रिलेटेड है पर यह चंद्र का पर्यायवाची है, तो आपने इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकम, हिमकर और कलाधर। ठीक है, कलाधर भी ध्यान रखिएगा। साथ ही स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, हेन, हारक, जातरूप, कई बार जातरूप पूछता है। सोना, ताम्रस पूछता है। हिरण्य, हिरण्य भी पूछता है। ठीक है, हिरण्य स्वर्ण का हमारा पर्यायवाची रहे। ठीक है, तरंग, उर्मी पूछता है। हिलोर पूछता है और वीची पूछता है। ठीक है, साथ ही लहर और मौज आपको यूं ही ध्यान रह जाएगा अगर आप इसको 1-2 बार जरूर देखेंगे तो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मैंने आपको परसों बताया था, इसमें पूछ लेगा कि स्वर्ण के हमारे पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा नहीं है, ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है थोड़ा घूमता हुआ। तो स्वर्ण में 3 तो ऑप्शन आपके स्वर्ण के होंगे, जैसे स्वर्ण, हारक और ताम्रस। साथ ही वो मृगांक दे देगा या इसमें से कोई भी, जैसे वारिस दे देगा। तो इसमें से कौन सा नहीं रहेगा, उसमें हमें मृगांक या वारिस सही करना है। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपने क्वेश्चन जो है वो भली भांति पढ़ना है कि उसमें एक्चुअल में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो इसमें मृगांक किसका है, वह चंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये हमने 5 जाने। इसके साथ ही अब हम जानते हैं हमारे विलोम शब्दों को। ठीक है, तो अब हम जानते हैं हमारे जो 5 विलोम शब्द हैं उनको, यहाँ पे लिखे गए हैं वो शब्द। जैसे लौकिक, लौकिक का होता है अलौकिक। उद्धृत का होता है सौम्य, जंगम, स्थावर। आवाहन का विसर्जन और पूर्ववर्ती का परवर्ती। इसमें से देखिए शब्द का अर्थ हमें मालूम होना है, जिससे क्या हो हम वहाँ पे इसको सही टिक कर सकें। देखिए लौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक का हो, या ये कहें कि जो यहाँ रहता हो वह लौकिक। तो अलौकिक है हमारा जो दूसरे लोक का हो। लौकिक का अर्थ विलोम यहाँ पर अलौकिक है, जो अपने इस लोक का हो वो लौकिक कहलाएगा, और जो किसी दूसरे लोक का हो वो अलौकिक। उद्धृत होता है एक ऐसा स्वभाव, या ये कहें कि जो बहुत ज़्यादा शरारती हो वह उद्धृत कहलाता है। सौम्य होता है जो बहुत ही सीधा सरल स्वभाव हो, सौम्य कहलाता है। साथ ही जंगम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके वो जंगम होगा। स्थावर, जिसकी स्थिति क्या हो, स्थिर बनी रहे, वो कहीं इधर उधर ना ले जाया जा सके। आवाहन, आवाहन किसी को पुकारना या बुलाना, इसको आवाहन कहते हैं। साथ ही विसर्जन का अर्थ होता है त्यागना या निकालना। ठीक है, पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पहले का। ठीक है, जो पहले आया होता है उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। परवर्ती मतलब बाद का या इसके पश्चात का। ठीक है, तो अभी हमने जाना हमारे 5 विलोम शब्दों को, जिसमें लौकिक का अर्थ एक बार फिर से बताता चलता हूँ मैं। लौकिक का अर्थ जो श्लोक का हो उसे लौकिक कहते हैं। साथ ही जो श्लोक का नहीं हो उसे अलौकिक कहा जाता है। उद्धृत का अर्थ होता है जिसका स्वभाव क्या हो, बहुत ज़्यादा शरारती हो, या ये कहें कि जो बहुत ही शरारती स्वभाव का उद्धृत कहलाता है। साथ ही सौम्य होता है हमारा जो सरल स्वभाव होता है उसे सौम्य कहते हैं। जंगम होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके उसे जंगम कहते हैं। और उस स्थावर, जो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्थिर जो बना रहे, स्थावर हुआ। आवाहन, किसी को पुकारना बुलाना आवाहन है। साथ ही विसर्जन, उसको त्यागना या छोड़ना, ये विसर्जन कहलाया। पूर्ववर्ती जो पहले का हो और परवर्ती जो बाद का हो। ध्यान दीजिएगा कि पूर्ववर्ती और परवर्ती अधिकांश समय में प्रश्न में आता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। साथ ही ये 5 आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली जो नोटिफिकेशन है, अगला जो लेक्चर है आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा, अगली जो हमारा वीडियो रहेगी वो रहेगी वही हमारा हिंदी, जो हमारी प्राचीन आर्य भाषा को समझेंगे। साथ ही मध्यकालीन जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे हमारी आधुनिक भाषा के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।